आज की कहानी भी सभी फेरी टेल्स की तरह है, जिसमें हम पाते हैं एक जादू, श्राप, एक सुंदर हीरोइन, एक प्रिंस और एक स्टेप मदर। हर फेरी टेल की तरह हमारी हीरोइन को श्राप को तोड़ने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये श्राप सिर्फ एक सच्चे प्यार से भरे दिल से ही टूट सकता है। अब यहाँ है इस कहानी का ट्विस्ट। ये प्यार भरा दिल किसी लड़का लड़की के प्यार का नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का है जो बहुत खूबसूरत है, यानी भाई बहन का रिश्ता। अब जानने के लिए कि कहानी में क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक कौवे की आवाज से होती है जो एक किंगडम के ऊपर से उड़ता हुआ गुजर रहा था, जो एक फेरी टेल जैसा किंगडम है जिसका नाम लेडाकोस है। इस किंगडम के बाहर घने जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी जहाँ एक विच रहती थी। लोग कहते थे कि जो भी बच्चे वह पैदा करती थी वे इंसान नहीं बल्कि बिल्लियों जैसे होते थे। तभी कहानी हमें उस ही किंगडम के एक गांव की तरफ ले जाती है जहाँ एक बेकरी है और इस पूरी कहानी में उस बेकरी के बने हुए ब्रेड के लॉफ का एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं कि ब्रेड का लॉफ बनते वक्त एक मिडवाइफ आकर बेकरी के मालिक को बताती है कि उसे एक प्यारी सी बेटी हुई है। ये बेटी उन्हें बहुत मनौतियों और बलिदानों के बाद मिली थी। उन्होंने उसका नाम लारा रखा। इस दौरान हम देखते हैं कि लारा की माँ चाहती तो थी कि वो अपनी बेटी के साथ खुशी से समय बिताए, लेकिन हर उड़ते हुए कौवे को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो जाती थी। इसी तरह समय बीतते बीतते लारा बड़ी होने लगी और उसके माँ बाप किसी न किसी वजह से हमेशा परेशान रहते थे। लारा उनकी परेशानी को दूर करने के लिए खूब मस्ती करती थी। एक दिन खेलते खेलते वो अपने घर के ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। वहाँ उसे लड़कों के जूते और कपड़े रखे हुए नजर आते हैं। लारा उन जूतों और कपड़ों को देखने लगती है। तभी उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लारा पूछती है, क्या मम्मी को बेटा चाहिए था? पिता कहते हैं, फिजूल बातें मत करो। फिर पिता उसे वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन लारा को हमेशा लगता था कि उसके माता पिता को बेटा चाहिए था, इसलिए वो खुश नहीं है। कुछ सालों बाद लारा जवान हो जाती है। एक रात लारा की माँ लारा और अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर कपड़े बना रही थी, जहाँ गलती करने पर उसकी पड़ोसन अपनी बेटी को डांट देती है। ये देखकर लारा जानबूझकर गलती करती है ताकि शायद उसकी माँ भी उसे डांटे, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं करती। इस पर लारा परेशान होकर अपनी माँ से पूछती है, मैं बचपन से देख रही हूँ, मैंने कभी भी कोई गलती की हो? आपने मुझसे कभी गुस्सा नहीं किया और ना ही मुझे कभी किसी गलत काम के लिए डांटा। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ? माँ कुछ नहीं कहती तो लारा फिर पूछती है, आप हमेशा कपड़े ही क्यों बनती रहती हैं? ऊपर के कमरे में जो इतने सारे कपड़े रखे हैं वो किस लिए हैं? लारा अपनी माँ से कहती है, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती और अपनी काम में व्यस्त रहती है। लारा उनकी इस चुप्पी को देखकर दुखी हो जाती है और फिर कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी और उसके दो प्रिंसेस गाँव से गुजर रहे होते हैं और गाँव के लोग उनके काफिले की इज्जत और स्वागत में खड़े होते हैं, जिनमें लारा और उसकी दोस्त भी शामिल होती हैं। लारा की एक दोस्त बताती है कि प्रिंस कॉलिन के पिताजी उनकी बचपन में ही उस घटना के कारण मौत हो गई थी जिससे वो हकलाते हैं। इसी वजह से उनकी शादी भी नहीं हुई और वो शराब बहुत पीते हैं। ये बातें प्रिंस खुद सुन लेते हैं तो लारा अपनी दोस्तों को चुप रहने का इशारा करती है। लारा अपनी ड्रेस ठीक करने के लिए पीछे जाती है तो उसकी एक दोस्त कहती है, अगर वह हादसा नहीं हुआ होता तो आज हमारे गाँव में 7 दुल्हनें और आ सकती थी। लारा हैरान होकर पूछती है, मैं इस बारे में क्यों नहीं जानती? लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? तो उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें ये बात जानने के लिए जंगल की विच के पास जाना होगा, क्योंकि असली कहानी उसे ही पता है। लारा तुरंत विच के पास जाने के लिए जंगल में निकल जाती है। तभी उसे ऊपर से 7 रेवंस उड़ते हुए दिखाई देते हैं। चलते चलते लारा रास्ता भटक जाती है। तभी वहाँ एक काली बिल्ली आकर लारा को रास्ता दिखाती है। बिल्ली की मदद से ही लारा विच की झोपड़ी तक पहुँच जाती है। विच लारा से कहती है, आओ झोपड़ी के अंदर आओ। लारा झोपड़ी के अंदर जाती है जहाँ उसे बहुत सारी बिल्लियां नजर आती हैं। लारा पूछती है, क्या तुम विच हो? विच लारा से पूछती है, क्या तुम यहाँ अपने 7 भाइयों के बारे में जानने आई हो? ये सुनकर लारा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक विच को कुछ भी नहीं बताया था। लारा कहती है, मैंने गाँव में 7 लड़कों के बारे में सुना था, लेकिन उनका मुझसे क्या कनेक्शन है? विच उसे बताती है, वो 7 लड़के तुम्हारे ही भाई थे। तुम्हारे भाइयों के साथ क्या क्या हुआ ये सब तुम्हारी माँ अच्छे से जानती है। विच लारा को एक जादुई कोम देती है और उसे कहती है, तुम इस जादुई कोम को जब किसी के बालों में फिराओगी तो तुम उस इंसान की यादें देख सकोगी, इसलिए असल सच्चाई जानने के लिए इसे अपनी माँ के बालों में फिराओगी तो तुम उनकी यादें देख सकोगी। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब मिल जाएगा। लारा कोम उसे ले लेती है। विच लारा को बताती है, तुम्हारी माँ के पास 7 बेटे थे, लेकिन उसे हमेशा एक बेटी की ख्वाहिश थी, इसलिए तुम्हारी माँ मेरे पास एक जादुई पोशन लेने आई थी ताकि वह लड़की हो सके। विच आगे बताती है, मैंने उसे मना भी किया था और उसे यह भी बताया था कि इंसान की अपनी इच्छा किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन उसके ना मानने पर मैंने उसे एक जादुई स्पेल दिया था। लारा कोम लेकर घर जाती है और रात का इंतजार करने लगती है ताकि मम्मी के सोने के बाद उनके बालों में कोम फिराकर सच जान सके। मम्मी के सोते ही लारा कोम लेकर उनके बालों में फिराती है तो उसे मम्मी की यादें नजर आने लगती हैं। लारा देखती है कि उसके 7 भाई थे जो बहुत ही नटखट थे। उनकी मम्मी बेकरी में विच द्वारा बताए गए स्पेल के मुताबिक 8 ब्रेड बनाती हैं और उनमें से सबसे खूबसूरत को तोड़ना होता है ताकि बेटी जन्मे। लेकिन जब वह सबसे सुंदर ब्रेड को अलग करती है तो उसके बेटे उसे उठा लेते हैं और आपस में लड़ाई करते हुए उसे तोड़ देते हैं। इस पर उनकी मम्मी गुस्से से बोलती हैं, तुम सब यहाँ से उड़ क्यों नहीं जाते? स्पेल का असर होता है और उसके 7 बेटे उसी वक्त रेवंस बनकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये सब कुछ जानकर लारा
लारा फिर विच के पास जाती है और उससे पूछती है क्या मेरे भाइयों को फिर से इंसान बनाकर वापस लाने का कोई तरीका है। जिस पर विच कहती है उसके लिए सबसे पहले तुम्हें चुप रहना होगा ताकि जो गलती तुम्हारी माँ के शब्दों ने की वह उलट सके। लारा पूछती है कब से उसे मुंह बंद रखना होगा, तो विच कहती है अब से तुम्हें ये सब शुरू करना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लारा जंगल के लिए तुरंत निकल जाती है और विच के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ती है। पीछे विच की आवाज में हम सुनते हैं कि श्राप को तोड़ने के लिए लारा को खास किस्म के पौधों के धागों की मदद से अपने भाइयों के लिए शर्ट्स बुननी होंगी। साथ ही लारा को इस सफर पर जाते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसे जंगल पार करके एक नदी तक पहुंचना होगा। इस नदी का पानी चट्टानों के बीच से बहता हुआ जंगल के बीच पहाड़ों तक जाता है। उन पौधों में सुई की तरह नुकीले कांटे होते हैं, इसलिए लारा को बहुत ध्यान से उन पौधों को उखाड़ना पड़ेगा ताकि उसके हाथों पर जख्म न हो जाए। इसके अलावा इस काम में उसे किसी की भी मदद नहीं लेनी होगी बल्कि अकेले ही सारा काम करना होगा। उसे वहीं बनी एक गुफा में रहना होगा और किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना होगा। लारा ऊपर चढ़कर उस केव में जाती है। केव में उसे एक घोंसला भी नजर आता है। लारा इतना लंबा और मुश्किल सफर करने के बाद थक गई होती है, इसलिए वह वहीं लेटकर सो जाती है। रात को जब लारा की आंख खुलती है तो उसे घोंसले में 7 लड़के लेटे हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर लारा समझ जाती है कि ये उसके भाई ही हैं। लारा धीरे से अपने भाइयों के करीब जाती है और एक भाई के बालों में हाथ फेरने लगती है, लेकिन तभी उसके भाई की आंख खुल जाती है और जागते ही वह एक बार फिर से रेवन बन जाता है। ये देखकर लारा समझ जाती है कि उसके भाई सिर्फ सोते समय ही इंसानी रूप में वापस आते हैं, लेकिन कर्स के असर की वजह से जागते ही फिर से रेवन बन जाते हैं। उसके भाई रेवन के रूप में भी अपनी बहन को पहचान लेते हैं। अगले दिन लारा पहाड़ी से नीचे जाती है और वह पौधे ढूंढकर उन्हें उखाड़ने लगती है। पौधे उखाड़ते हुए उसके कांटे लारा के हाथों में चुभ जाते हैं। लारा कोशिश करती है कि वह कांटों से अपने हाथों को बचा सके, लेकिन हर बार पौधे उखाड़ते हुए उसके हाथ कांटों से जख्मी हो जाते हैं। लारा पौधों में उलझकर वहीं गिर जाती है और पौधों को न उखाड़ पाने और कांटों की तकलीफ से दुखी होकर रोने लगती है। अपनी बहन को तकलीफ में देखकर रैवेन के रूप में उसके साथी पक्षी उसके पास आते हैं और उसकी हिम्मत बढ़ाने लगते हैं। वे लारा को अपनी रैवेन आवाज में तसल्ली देने लगते हैं। उनके बोलने से लारा समझ जाती है कि वे उसे दिलासा दे रहे हैं। लारा हिम्मत नहीं हारती और एक बार फिर से उठकर पौधों को उखाड़ने लगती है। लारा देखती है कि पौधे उखाड़ने से उसके हाथों पर छाले पड़ गए थे। काफी देर तक मेहनत करने के बाद लारा पौधे उखाड़ने में कामयाब हो जाती है। इतना काम करने के बाद लारा रात तक थक गई थी, इसलिए वह गुफा में जाकर घोंसले में सो जाती है। अगले दिन फिर से लारा पौधे उखाड़ती है। इसी बीच उसे भूख लगती है तो वह वहाँ लगे मशरूम और फलों को तोड़कर अपना पेट भरती है। रेवन उसके साथ घुल मिल जाते हैं। वे लारा के साथ गुफा में खेलते हुए वक्त बिताने लगते हैं। लारा सभी पौधों में से धागा निकालने के लिए उन्हें नदी के पानी में भिगो देती है और रेवन उसी पर नजर रखे हुए थे। एक दिन लारा को भूख लगती है तो वह नदी के पास ही बने छोटे से खेत में से कुछ तोड़कर खाने लगती है। इसी बीच वहाँ रानी के दोनों प्रिंस नॉर और कॉलिन अपने 2 गार्ड्स के साथ आते हैं। लारा उन्हें देखकर छुप जाती है। वे दोनों वहाँ खेतों में से पिग्स भगाने आए थे। नॉर अपनी बंदूक से हवा में एक फायर करता है तो उसकी आवाज सुनकर खेत में मौजूद पिग्स लारा के पास जाने लगते हैं। उन्हें देखकर लारा डर जाती है, लेकिन तभी उसे विच की बात याद आती है कि तुम्हें अपना काम पूरा होने तक आवाज नहीं निकालनी। अगर तुमने अपने मुंह से कोई आवाज भी निकाली तो तुम्हारे भाई कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। डर के मारे उसकी चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन वह अपना मुंह बंद रखती है। नॉर और कॉलिन को खेत में पिग्स नजर आ जाते हैं, इसलिए वे उन्हें मारने के लिए उन पर गोली चलाने लगते हैं। खेत में छुपकर बैठी लारा पिग्स को अपने बिल्कुल करीब देखकर उनसे बचने के लिए उठकर खेत में ही भागने लगती है। पिग भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते अचानक लारा नीचे गिर जाती है। उसी वक्त नॉर गोली चलाता है जिससे पिग वहीं ढेर हो जाता है। उसे मरता देख लारा शांत हो जाती है। उधर गोली चलाने के बाद नॉर अपने एक गार्ड को खेत में यह जांचने के लिए भेजता है कि पिग मरा है या नहीं। लारा पर से एक मुसीबत जाती नहीं थी कि दूसरी आ जाती थी। गार्ड को खेत में आते देख लारा खेत में ही भागने लगती है ताकि वह नॉर और कॉलिन की नजरों में न आ जाए। नॉर को इतनी दूर से पता नहीं चलता कि खेत में कौन भाग रहा है। उसे लगता है कि खेत में एक और जंगली पिग्स है, इसलिए वह उस तरफ बंदूक तानकर लारा पर निशाना लेता है। उसी वक्त ऊपर उड़ते हुए रेवन यह देख लेते हैं। लारा को उनसे बचाने के लिए रेवन उनके सिर पर आकर उन्हें चोंच मारने लगते हैं। रेवन से बचने के लिए नॉर की बंदूक से एक गोली चल जाती है जो एक रेवन को लग जाती है। गोली लगते ही रेवन नीचे गिरकर तड़पने लगता है। उसे तड़पता देख रहमदिल कोलिन को उस पर दया आ जाती है। वह नॉर से कहता है हमें इसका इलाज करने के लिए इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। उसकी बात पर नॉर कहता है इसका इलाज करने की बजाय इसे एक और गोली मारकर यहीं खत्म कर दो। कॉलिन उसे रेवन पर गोली चलाने से रोकता है। नॉर रेवन की तरफ बंदूक करके उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त खेत में छुपी लारा उस पर एक पत्थर फेंकती है और तुरंत वहाँ आकर घायल रेवन को उठा लेती है। नॉर उसे देखकर गुस्सा करता है और कहता है तुमने राज्य के प्रिंस पर पत्थर कैसे फेंका। लारा को चुप रहना था, इसलिए वह उसे कोई जवाब नहीं देती। उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर नॉर गुस्से में उसके बालों को पकड़कर घसीटने लगता है। कॉलिन को नॉर की यह हरकत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह नॉर से कहता है तुम्हें इस लड़की को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नॉर उसे नहीं छोड़ता। लारा को और कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह खुद को बचाने के लिए नॉर के हाथ पर जोर से बाइट कर देती है और घायल रेवन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लारा के बाइट करने से नॉर चीखने लगता है और उसका पीछा करते हुए खेत में चला जाता है। कॉलिन अपने भाई को उसके पीछे जाते देख समझ जाता है कि अगर वह लड़की नॉर के हाथ लग गई तो वह उसके साथ बहुत बुरा
बुरा सलूक करेगा। कॉलिन लारा को बचाने के लिए नॉर के घोड़े के आसपास गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर नॉर गुस्से में उससे पूछता है, तुम मेरे घोड़े के पास गोलियां क्यों चला रहे हो? मौके का फायदा उठाकर कॉलिन उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करने लगता है ताकि लारा उससे बचकर वहाँ से भाग जाए। कॉलिन की चाल कामयाब हो जाती है और लारा वहाँ से भाग जाती है। लारा भाग भाग कर बहुत थक गई थी और रेवन को बचाने के लिए बहुत कम वक्त था क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी। भागने की वजह से लारा की सांस फूलने लगी थी। बाकी रेवन भी उसके साथ साथ उड़ रहे थे क्योंकि वे अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। लारा वहाँ से भागकर विच की झोपड़ी में जाती है और उसे सारी बात इशारों में बताती है। घायल रेवन बेहोश हो चुका था इसलिए वह इंसानी रूप में आ गया था। विच उसके जख्म साफ करके पट्टी करती है और फिर लारा से कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई बच जाएगा। उसकी बात सुनकर लारा कुछ शांत होती है और वहीं सो जाती है। उसके सोने के बाद विच उसके बालों में जादुई कंघी फेरकर देखती है कि खेत में उसके साथ क्या क्या हुआ था। रात को जब लारा की आंख खुलती है तो उसे विच सोई हुई नजर आती है। लारा सोचने लगती है, ये विच कौन है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये सबसे अलग यहाँ रहती है। लारा जादुई कंघी लेकर उसके बालों में फेरती है तो उसे पता चलता है कि विच असल में इस राज्य की रानी है। उसका पति जो इस राज्य का राजा था उससे बहुत प्यार करता था। एक बार राजा एक जंग लड़ने के लिए गया और इस जंग में मारा गया। उस वक्त विच गर्भवती थी। राजा का जीजा जब जंग से वापस आया तो उसने विच को राजा के मरने की खबर दी। यह सुनकर विच जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए विच ने कहा, राजा ने अपने होने वाले बच्चे को भी नहीं देखा। उसे रोता देख राजा की बहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उसके बाद राजा की बहन अपने पति के साथ महल में आ गई और हमेशा के लिए वहीं रहने लगी। राजा की बहन महल में सबको बताती है, मैं भी तब से गर्भवती हूँ जब से विच गर्भवती थी। विच के बच्चे का जन्म होने वाला था इसलिए उसे दर्द होने लगते हैं। उसे दर्द में देखकर राजा की बहन उसे कुछ पीने के लिए देती है। विच जैसे ही यह पीती है वह सो जाती है। कुछ देर बाद वह सोकर उठती है और अपने बिस्तर पर एक बिल्ली के बच्चे को देखती है। विच के बिस्तर के चारों तरफ पलंग और नून बिखरे हुए थे। राजा की बहन बताती है, तुमने इंसान की बजाय एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। इस सब के बाद उसे विच कहा गया और फिर उसे सजा के तौर पर पेड़ से बांधकर उसे आग लगा दी जाती है। इससे पहले कि लारा देखती कि विच के साथ आगे क्या हुआ था, विच की आंख खुल जाती है। विच ने देखा था कि लारा उसके बालों में कंघी फेर रही थी, इसीलिए वह लारा से पूछती है, अब तुम जान गई होगी कि मैं असल में कौन हूँ। लारा उससे इशारे में पूछती है, तुम वहाँ से बचकर कैसे निकली? विच बताती है, वहाँ एक अच्छी विच भी थी जिसने मेरी मदद की और मुझे वहाँ से बाहर निकलने में सहायता दी। तब से मैं यहाँ झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। वह कहती है, उस विच ने सिर्फ मुझे वहाँ से निकलने में ही मदद नहीं की बल्कि उसने मुझे यहाँ आने के बाद भी बहुत कुछ सिखाया और ये कंघी भी मुझे उसी विच ने दी थी। रेवन ठीक हो गया था इसलिए लारा अपना काम पूरा करने के लिए रेवन को लेकर झोपड़ी से बाहर निकलती है। उसके जाने से पहले विच उसे बताती है, रात में मैंने जादुई कंघी से पता चला लिया था कि तुम्हारे साथ खेत में क्या हुआ था और तुम्हें किसने बचाया था। तुम्हें जिस प्रिंस ने बचाया था वह बहुत रहम दिल है लेकिन उसका भाई नौर बहुत ही जालिम और मतलबी है। उसकी बातें सुनकर लारा वापस गुफा में चली जाती है। लारा देखती है कि नदी में भीगते हुए पौधे अब तक फूल गए थे। लारा उन्हें पानी से निकालकर उन्हें सुखाने के लिए धूप में रख देती है। लारा के वहाँ काम करने के दौरान रेवन उसके आसपास ही रहते हैं। लारा पौधों को सुखाती है और तभी वहाँ कॉलिन आ जाता है। लारा उसे देखकर परेशान हो जाती है और एक पत्थर उठा लेती है। उसके हाथ में पत्थर देखकर कॉलिन उसे कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे रेवन का हाल पूछने आया हूँ। कॉलिन उसे कहता है, मैं अपने भाई जैसा नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर लारा को कुछ तसल्ली होती है। कॉलिन उसके करीब आता है तो लारा उसे इशारे में धीरे धीरे गहरी सांस लेने के लिए कहती है। उसके कहने पर कॉलिन ऐसा ही करता है तो वह अटक अटक कर बोलना कम कर देता है। अब कॉलिन पहले से बेहतर तरीके से बोलने लगता है। कॉलिन लारा का हाल पूछता है तो वह इशारों से उसे बताती है, मैं यहाँ इन पौधों से धागा निकालने और उससे शर्ट्स बनाने के लिए आई हूँ। कॉलिन उसे बताता है, मैं खुद को शांत नहीं रख पाता इसलिए मैं ठीक से नहीं बोल पाता। तुम्हारे पास आने से मैं शांत हो गया हूँ और अब मैं ठीक से बोल भी पा रहा हूँ। कॉलिन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझसे क्यों नहीं बोल रही हो। उसकी बात सुनकर लारा उसे इशारे से चुप रहने का कहती है और उसकी अंगुली पर लगे घाव पर पट्टी बांधकर उसे वहाँ से जाने का कहती है। कॉलिन इस पर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। लारा कुछ दिन वहीं गुफा में रेवन के साथ गुजारती है। इतने दिनों में नदी में भीगाए गए पौधे पूरी तरह से फूल चुके थे। लारा उन पौधों को काटकर उनमें से धागा निकालती है। इसी बीच कॉलिन फिर से वहाँ आ जाता है। वह अपने साथ लारा के लिए फूल और कुछ खाने की चीजें लेकर आता है। फिर वह पौधों में से धागा निकालने के लिए लारा की मदद करता है। इस सब में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। काफी देर तक लारा के साथ काम करने के बाद कॉलिन वापस महल में चला जाता है और लारा गुफा में वापस आ जाती है। अगले दिन मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। लारा जल्दी से पहाड़ी से नीचे आकर सुखाए हुए धागे को उठाकर गुफा में ले जाती है। इस दौरान वह बारिश में काफी ज्यादा भीग जाती है। गुफा में जाकर वह एक घोंसले पर लेटकर सो जाती है। सारा दिन काम करने और बारिश में भीगने की वजह से उसे बहुत ठंड लगने लगती है, इसीलिए लारा अगले दिन उठ भी नहीं पाती। रेवन अपनी बहन को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वह महल में कॉलिन के कमरे की खिड़की के पास जाते हैं। उन्हें देखकर कॉलिन खिड़की खोल देता है। रेवन कमरे में आकर कॉलिन का कंबल
टॉवल और उसका कोट उठाकर ले जाते हैं। वे कॉलिन को भी इशारे से अपने पीछे आने को कहते हैं। यह सब देखकर कॉलिन समझ जाता है कि लारा के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। कॉलिन तेजी से रेवन के पीछे जाता है, नदी पार करता है और पहाड़ी चढ़कर गुफा में पहुंच जाता है। गुफा में उसे लारा बेहोश पड़ी नजर आती है। वह तुरंत लारा को उठाकर अपने घोड़े पर डालता है और महल में अपने कमरे में ले जाता है। कॉलिन लारा को अपने बिस्तर पर लिटाकर महल के डॉक्टरों को बुलाता है और उन्हें लारा का इलाज करने को कहता है। डॉक्टर लारा को चेक करते हैं और कॉलिन को बताते हैं कि उसे बस आराम की जरूरत है, जिसके बाद वह ठीक हो जाएगी। इसी बीच रानी वहां आ जाती है और लारा को महल में लाने पर कॉलिन पर गुस्सा करने लगती है। रानी की बात सुनकर खिड़की के बाहर बैठे रेवन गुस्से में खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर रानी सिपाहियों से कहती है कि उन्हें महल से बाहर फेंक दिया जाए। कॉलिन को रानी की बात पर गुस्सा आता है तो वह कहता है लारा और इन रेवन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर वह आगे कहता है लारा मेरी होने वाली पत्नी है। कॉलिन अपनी बात बिना अटके पूरी करता है, जिसे सुनकर रानी को हैरानी होती है। कॉलिन आगे कहता है मैं असली प्रिंस हूँ, इसलिए अब मैं ही राजा बनूंगा और अब से जो मैं कहूंगा वही होगा। कॉलिन ने बिल्कुल सही बातें कही थी, इसलिए रानी उसके सामने मुस्कुराने का नाटक करती है और कहती है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर रानी नौर को लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। इतनी देर में लारा को भी होश आ गया था। होश में आते ही वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कॉलिन उसे पकड़कर रोक लेता है। लारा उसे इशारों में बताती है मुझे कमीज बुनने के लिए जल्दी वापस जाना होगा। कॉलिन उसे कहता है तुम यहाँ रहकर भी कमीज बुन सकती हो। उधर रानी नौर के पास जाती है और उसे बताती है अब कॉलिन पहले की तरह हकलाकर नहीं बोलता, इसीलिए अब तुम नहीं बल्कि वही राजा बनेगा। नौर गुस्से में कहता है मुझे उसे रास्ते से हटाने के लिए क्या करना होगा। इस पर रानी कहती है कॉलिन जब डरता है तो हकलाकर बोलने लगता है, इसलिए अब तुम्हें उसे डराना होगा ताकि वह फिर से पहले जैसा हो जाए। अगर वह पहले की तरह हकलाकर बोलने लगे तो वह राजा नहीं बन पाएगा। अगले दिन कॉलिन अपने 2 आदमियों के साथ उस जगह जाता है जहाँ लारा ने धागा रखा था। कॉलिन अपने आदमियों के साथ मिलकर वहाँ से सब उठाकर महल ले आता है। लारा धागा महल में देखकर बहुत खुश होती है और कॉलिन के हाथ पर किस करके उसे थैंक यू कहती है। रात को खाना खाते हुए रानी कॉलिन से कहती है तुम जंगल में रहने वाली एक आम सी लड़की को हमारी शाही मेज तक ले आए हो। उसकी बात सुनकर कॉलिन उसे कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए इसके साथ महल में अच्छा सलूक होना चाहिए। रानी जानती थी कि कॉलिन अब अपना हक इस्तेमाल करने लगा है, इसलिए वह उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि कॉलिन नौर से बड़ा था और असल में राज्य पर उसी का हक था। रानी खाना खाने के बाद नौर के साथ वहाँ से उठकर चली जाती है। कॉलिन लारा से कहता है मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम्हें यहाँ मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं ठीक से बोल पाता हूँ। रानी नौर से कहती है वह बहुत जल्द उस लड़की से शादी करने वाला है, इसीलिए अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अगले दिन महल में कॉलिन और लारा की शादी हो जाती है। महल में कोई नहीं जानता था कि लारा बोलती क्यों नहीं है। रात को सब लोग शादी का जश्न मनाने में मशगूल थे, लेकिन लारा शर्ट्स बुनने में व्यस्त थी। इसी बीच रानी उसके पास आती है और उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगती है। समय बीतता है और लारा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह शर्ट्स बुनना नहीं छोड़ती। रानी उसका बहुत ख्याल रखती थी। जब लारा का आखिरी महीना शुरू होता है तो रानी नौर को किसी काम से दूसरी जगह भेज देती है। एक दिन कॉलिन लारा को लेकर बोट पर जाता है। इसी बीच रानी भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है और कॉलिन से कहती है नौर के बारे में खबर आई है कि वह किसी मुसीबत में फंस गया है। कॉलिन लारा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था तो रानी कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, लारा की देखभाल मैं खुद करूंगी। कॉलिन को रानी की जिद के आगे हार माननी पड़ती है, इसलिए वह कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को लारा अपने कमरे में आखिरी कमीज बुन रही थी जब रानी उसके कमरे में आती है। रानी कहती है कॉलिन अब यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी। लारा की खास मुलाजिमा कहती है मैं भी यहीं रुकूंगी, लेकिन रानी उसे बाहर भेज देती है। मुलाजिमा को बाहर भेजकर रानी लारा को कुछ पीने के लिए देती है, फिर खुद सो जाती है। रानी के सोने के बाद लारा उसके इरादे जानने के लिए अपने साथ लाई जादुई कंघी उसके बालों में फेरती है। जैसे ही कंघी बालों में चलती है लारा को सारा सच पता चल जाता है। रानी ही असल में विच के राजा पति की बहन थी। राजा की मौत के बाद वह यहाँ रानी बनकर रहने लगी थी। जब राजा की मौत की खबर आई तब उसने सबको दिखाने के लिए अपने पेट पर कपड़ा बांधा ताकि लगे कि वह भी प्रेग्नेंट है, क्योंकि उस समय विच भी प्रेग्नेंट थी। फिर उसने विच को कुछ पीने के लिए दिया, जिससे विच बेहोश हो गई। जैसे ही विच बेहोश हुई रानी ने उसके पैदा होने वाले बच्चे को अपने कमरे में भिजवा दिया और विच के बिस्तर पर एक बिल्ली रखकर सबको यह बता दिया कि यह एक विच है। रानी की असलियत जानने के बाद लारा जल्दी से अपनी बनी हुई कमीजें लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रानी के दिए हुए पानी से उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। इसी बीच रानी भी उठ जाती है और लारा को दर्द से तड़पता देखकर खुश होती है, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो गई थी। कुछ ही देर में लारा बेहोश हो जाती है। रानी उसके पैदा होने वाले बच्चे को महल की छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन हवा में उड़ते 7 रेवन बच्चे के कपड़े को पकड़कर उसे बचा लेते हैं, जो रानी को पता नहीं चलता। अगले दिन रानी के हुक्म पर सिपाही महल में विच को जलाने का इंतजाम करते हैं। रेवन भी सारी बात समझ जाते हैं, इसलिए वे कोलिन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रानी चाहती थी कि कोलिन के वापस आने से पहले ही लारा को खत्म कर दिया जाए, इसलिए उसे पिंजरे में कैद करके सबके सामने लाया जाता है। रानी के आदमी उसे लकड़ी के बोर्ड पर बांध देते हैं और आग लगाने की तैयारी करते हैं। सिपाही उसके 7 शर्ट्स भी खींचकर बोर्ड पर फेंक देते हैं। बोर्ड को आग लगा दी जाती है, लेकिन उसी वक्त 7 रेवन वहाँ आ जाते
जाते हैं। लारा उन्हें देखकर कहती है, काश तुम लोग इंसान होते। उसके ऐसा कहते ही रेवन इंसान बन जाते हैं। यह देखकर रानी और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यह देख रानी गुस्से में हुक्म देती है, इन सब को मार डालो। लेकिन उसी वक्त कोलिन भी वापस पहुंच जाता है। उसे देखकर रानी परेशान हो जाती है और कहती है, ये विच है। इसी बीच विच लारा के बच्चे को लेकर वहाँ आती है और उसे कोलिन के हाथ में दे देती है। फिर वो कोलिन से कहती है, ये तुम्हारा बेटा है जिसे लारा ने जन्म दिया है। इतना कहकर विच रानी का गला पकड़ लेती है और कोलिन से कहती है, इसके बालों में जादुई कंघी लगाओ ताकि तुम्हें भी इसकी असलियत का पता चल सके। कोलिन कंघी को रानी के बालों में फेरता है तो उसे दिखाई देता है कि रानी ने कैसे विच के बच्चे को अपने कमरे में भेजकर उसकी जगह उसके बिस्तर पर बिल्ली का बच्चा रखवाया था। कोलिन ये भी देखता है कि रानी ने किस तरह विच को सबके सामने विच बनाकर पेश किया और उसे आग में डलवा दिया। लेकिन उसी वक्त वहाँ तेज बारिश हो गई। एक पादरी ने इसे भगवान की मदद कहकर विच को छोड़ने को कहा। उस समय वहाँ मौजूद एक अच्छी दायन ने विच को बाकी सबसे बचाया और उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। इस सब के बाद रानी ने विच के बच्चे को अपना बेटा बताकर उसका नाम कोलिन रखा। असल में कोलिन रानी का नहीं बल्कि विच का बेटा था। जब कोलिन 4 साल का हुआ तो रानी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब वह कोलिन को रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए उसने महल की छत से कोलिन पर एक बड़ा पत्थर फेंका। लेकिन कोलिन को बचाने के चक्कर में रानी का पति उसी पत्थर के नीचे आकर मर गया। रानी के बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद कोलिन उसे सैनिकों से कहकर जेल में कैद करवा देता है। इसके बाद कोलिन अपनी माँ विच और लारा के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगता है। लारा के भाई, जिन पर से मंत्र का श्राप खत्म हो गया था, वापस अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।